तो अब आप लोग चुप रहेंगे और बोर्ड पे देखेंगे। भाई लास्ट क्लास मैंने तुम लोगों को 2 टॉपिक कराए थे। अगर तुम लोग लास्ट क्लास आए थे तो तुम्हें पता होगा। सचिन प्लीज बातें मत करना, डिस्टर्ब मत करना बिल्कुल भी। थोड़ा 10-15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम निकल गया है ना, उसको कवर अप करेंगे। तो मेरी बात सुनो, मैंने आप लोगों को 2 टॉपिक्स करवाए हैं। एक मैंने आप लोगों को करवाया था, वैसे 3 हो गए। एक सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड करवाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था सॉलिड का घुलना डिसोल्यूशन है, उसका फिर से वापस निकल जाना वो क्रिस्टलाइजेशन है। फिर मैंने आप लोगों को एक टॉपिक करवाया था सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ये आप लोगों का हेनरीज लॉ पे बेस्ड था, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। जितना ज्यादा गैस पे प्रेशर होगा उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी, लेकिन अगर गैस का केज ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। याद है, नेचर पे भी डिपेंड करता है। और ज्यादा केज का मतलब कम सॉल्युबिलिटी। क्लियर है, याद आ रहा है, कुछ पढ़ाया था। उसके बाद मैंने तुम्हें वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन कराया था कि 2 लिक्विड्स के सॉल्यूशन, 2 लिक्विड्स मिलके कितना वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। तो बोला था P1 प्लस P2, और जो P1 और P2 रिस्पेक्टिव P1 P2 है वो कितने होंगे बोलो, P1 नॉट x1 प्लस में P2 नॉट x2। कि जो प्रेशर है किसी भी गैस का, किसी भी लिक्विड का, वो डिपेंड करता है उनके मोल फ्रैक्शंस पे, और उनके प्योर फॉर्म में कितना प्रेशर है उस पर निर्भर करता है। तो P टोटल का फॉर्मूला था P1 नॉट x1 प्लस में P2 नॉट x2। और दूसरी बात ये थी कि इनका वेपर फेस में कंपोजिशन अलग होता है, y1 और y2। थोड़ा सा क्लास एक बार जब हो जाए ना, तो आपका इतना काम जरूर है कि 2 ही टॉपिक हुए थे, 3 ही टॉपिक हुए थे। आप लोग घर जाके इस पे 15-20 मिनट, आधा घंटा टाइम जरूर दें। अगर वो नहीं दे रहे हैं तो ये जो रिवीजन है ना, ये भी खराब हो जाएगी। आपको इसका भी कोई खास बेनिफिट नजर नहीं आएगा, मैं बता रहा हूं। सिर्फ बेनिफिट उसी बच्चे को बहुत बढ़िया तरीके से मिलने वाला इन चीजों का, जो घर जाके एक बार एटलीस्ट इनको दोबारा ऑब्जर्व कर लेता है, एटलीस्ट PDF ही पढ़ लेता है दोबारा से, तो भी आ जाएगा। समझ आ रही है बात? तो सिर्फ वो काम मत करना कि अभी भी ट्यूशन में चल रहा हो सब कुछ। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन बहुत सिंपल सा था। कहा गया था 100 ग्राम लिक्विड ए, 100 ग्राम लिक्विड ए, 100 ग्राम लिक्विड ए डिसॉल्व किया जा रहा है 1000 ग्राम लिक्विड बी में, जिनके मोलर मासेस भी आप लोगों को मेंशन है। इसका मोलर मास कितना, 140 ग्राम। इसका मोलर मास कितना, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जब मोलर मास हमें मिल जाता है, 100 था इसका, जब मोलर मास हमें मिल जाए और किसी चीज का मास भी मिल जाए, मास भी हो मोलर मास भी हो, सो वी कैन इजीली फाइंड इट्स नंबर ऑफ मोल्स, मास अपॉन मोलर मास से। नहीं समझे ना मेरी बात को? मास अपॉन मोलर मास से नंबर ऑफ मोल्स। और आप जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स से निकलता है मोल फ्रैक्शन। अब आप सोचेंगे सब निकालना ही क्यों है? अरे भैया, क्वेश्चन में उसने कुछ बातें बोली हैं, ध्यान से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। उसने पहले दोनों लिक्विड का मास दिया और दोनों लिक्विड का बोलो क्या दिया आप लोगों को, मोलर मास। आगे क्या बोलता है वो सुनो। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी, जो लिक्विड बी है, बी को मैं 2 से डिनोट कर रहा हूं, तो लिक्विड बी का जो प्रेशर है वो प्योर फॉर्म में 500 है, 500 टॉर। तो P2 नॉट प्योर फॉर्म का बोल रहा है, तो P2 नॉट। अब कह रहे कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, यानी क्या कैलकुलेट करो बोलो, P1 नॉट कैलकुलेट करो। अगर टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का हम आपको इस बार बता दे रहे हैं, बोलो कितना, 475 टॉर। एक सिंपल सी बात है, सिंपल सा क्वेश्चन है। टोटल वेपर प्रेशर वो दोनों का बता चुका है, दोनों लिक्विड्स का मिला के नेट प्रेशर कितना बनने वाला है। उसमें से लिक्विड 2 का प्योर फॉर्म में प्रेशर बता चुका है और लिक्विड 1 का प्योर फॉर्म में पूछ रहा है। यानी प्योर फॉर्म में पूछने का मतलब P1 नॉट पूछ रहा है, P2 नॉट दे चुका है। अब आपको फॉर्मूला पता है सब बच्चों को, अगर आपने लास्ट क्लास ढंग से इसको पढ़ा था तो आपको पता है P1 नॉट x1 प्लस में, ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे तो तुम्हें P टोटल पता है, तुम्हें P2 नॉट पता है, तुम्हें P1 नॉट निकालना है। x1 x2 नहीं दिया है, लेकिन भूलिए मत x1 निकालना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पहले वाले के कितने मोल फ्रैक्शन होंगे, पहले वाले का कितना मोल फ्रैक्शन होगा, पहले वाले के जितने नंबर ऑफ मोल्स है डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। नहीं आ रहा याद? और नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे बताओ जरा, किसी भी चीज के उसके मास अपॉन, तो मुझे बताओ N1 कितना होएगा, N1 होएगा ये कितना था बोलो, मास 100 था ना, तो 100 अपॉन 140 यानी 5/7। और दूसरे वाले के नंबर ऑफ मोल्स बोलो कितने, 1000 बाय में 100 कितना हो गया, 10। तो भैया N1 N2 तुम्हें पता लग चुका है। N1 है 5/7, ये हो गया तुम्हारा 5/7 जमा में 10, बातें नहीं। एलसीएम लोगे तो नीचे 7 ही आना है, कट जाना है, तो 5 बाय में 75, तो 1 बाय में 15। तो पहले वाले का मोल फ्रैक्शन आ गया 1/15 और दूसरे वाले का आ जाएगा, आपको पता है दोनों का सम 1 होता है, 14/15, 14 बाय। अब क्या है, अब तो x1 भी पता है, x2 भी पता है, जस्ट पुट द वैल्यूज एंड गेट द P1 नॉट। कितना मुश्किल क्वेश्चन है। अगर तुम लोगों को इस टॉपिक का अंदाजा लगाना तो बिल्कुल इतना सा है, या तो नंबर ऑफ मोल डायरेक्ट मिलेंगे जिसके जरिए मोल फ्रैक्शन आ जाएगा, या नंबर ऑफ मोल नहीं देगा तो बोलो क्या देगा, मास देगा, और मास के साथ मोलर मास भी देगा।
तो मास और मोलर मास से नंबर ऑफ मोल इसके भी आ जाएंगे, इसके भी आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स के जरिए मोल फ्रैक्शन आएगा और मोल फ्रैक्शंस को पुट करके हम लोग टोटल प्रेशर निकाल लेंगे। सो भैया ये दोनों टॉपिक आप लोगों को क्लियर हुए कि नहीं हुए? मैं अब तक आप लोगों को 3 चीजें करा चुका हूं, उम्मीद करता हूं तीनों चीजें आप लोगों को अच्छे समझ में आ गई होंगी। ये 3 चीजें कौन कौन सी हैं? एक आप लोगों का टॉपिक मैंने आप लोगों को करवाया है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। दूसरा मैंने आप लोगों को करवाया है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, जिसको मैं हेनरीज लॉ भी बुला रहा हूं, बातें नहीं। तीसरी चीज है आप लोगों का वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक भाई, तीनों चीजें हो चुकी हैं। अब आप लोगों को आज शुरू करवाया जा रहा है कॉलिगेटिव, और पूरी कोशिश रहेगी कि हम चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे आज बात कर सकें, चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इसके बाद बस वेंटो फैक्टर है, ठीक है। आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में भी हमें बात करनी पड़ेगी इसके अंदर। तो आ जाओ, थोड़ा सा बस टाइम हमें ना फिजिकल केमिस्ट्री में लगेगा बच्चों, फिजिकल में लगेगा, ऑर्गेनिक वगैरह थियोरेटिकल चैप्टर्स हैं, जल्दी हो जाते हैं, टाइम नहीं लगता, ठीक है। आ जाइए सब बच्चे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। बस देखिए यहां पर ना आप लोगों को जो 4 प्रॉपर्टीज पढ़नी है उनका नाम है, जिसकी पहली प्रॉपर्टी का नाम है हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्लास ध्यान देना बिल्कुल, अभी चारों को ना, 3 तो अभी हैंड टू हैंड मैं आप लोगों को एक ही बारी में समझा दूंगा। पहले ये समझो, चलो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, उन दो को एक साथ करेंगे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब ये आप लोगों से एक तरह की चीज डिस्कस करेगा। क्या? सुनिए, मेरे पास एक कंटेनर में सॉल्वेंट है, मेरे पास एक कंटेनर में सॉल्वेंट है, ध्यान देना ध्यान देना, मेरे पास इस कंटेनर में सॉल्वेंट है, फोकस ऑन द बोर्ड, सॉल्वेंट है। यह आपसे डिस्कस करेगा कि अगर मैं इस सॉल्वेंट के अंदर, अगर मैं इस सॉल्वेंट के अंदर, ध्यान देना सब बच्चे, अगर मैं इस सॉल्वेंट के अंदर कुछ सॉल्यूट डाल दूं, क्या डाल दूं? बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं सॉल्यूशन से, मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल फ्री के मार्क्स होते हैं इस चैप्टर में। सॉल्वेंट में अगर मैं सॉल्यूट डाल दूं, दिस विल बिकम अ सॉल्यूशन। क्या बन जाएगा बोलो? और ये बोलो क्या है? प्योर सॉल्वेंट। ये है प्योर सॉल्वेंट। ध्यान से देखिएगा, उसका आप लोगों से बस एक सवाल रहेगा, पूरे के पूरे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर 4 चीजें कराऊंगा, सब में एक ही बात है। पहले था ये प्योर सॉल्वेंट, अब आपने इसके अंदर डाल दिया कुछ सॉल्यूट, चीनी, नमक, कुछ भी इसके अंदर डाल दिया है। अब वो आपसे सवाल ये पूछेगा, बताइए अगर सॉल्वेंट में कोई सॉल्यूट डल जाता है तो इससे इनके वेपर प्रेशर पे क्या असर पड़ता है? वेपर प्रेशर, जैसे कि मान लो तुम एक पानी को उबालो और एक पानी में चीनी डाल दो, फिर उसको उबालो, तो वेपर्स बनती हैं, पानी से ज्यादा वेपर बनती हैं, और जिस पानी में चीनी मिला हुआ उससे वेपर कैसी बनती है? कम बनती है। तो वेपर प्रेशर पे असर पड़ेगा। कह रहे इसको बॉईल करूं और इसको बॉईल करूं, बताओ कौन जल्दी बॉईल हो जाएगा? इसको फ्रीज करूं, इसको फ्रीज करूं, बताओ कौन जल्दी फ्रीज हो जाएगा? अभी 3 पे रहिए। उसका पूरा टॉपिक इस बात पे टिका हुआ है कि एक सॉल्वेंट का अगर कुछ वेपर प्रेशर है, कुछ बॉइलिंग पॉइंट है, कुछ फ्रीजिंग पॉइंट है, तो बताइए उसमें अगर मैं सॉल्यूट ऐड कर दूंगा तो अब इसका बॉइलिंग पॉइंट, अब इसका फ्रीजिंग पॉइंट, अब इसका वेपर प्रेशर में क्या बदलाव आएंगे? क्लियर हुआ? पहले तो पहले कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि किस बात पे हम बात करने वाले हैं। हाँ भाई अनुराग, किस चीज पे पूरा हमारा टॉपिक डिस्कस होने वाला है, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सो हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जब एक प्योर सॉल्वेंट हमारे पास होता है तब उसका कुछ ना कुछ बॉइलिंग पॉइंट होता है, कुछ उसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है, कुछ उसका वेपर प्रेशर होता है, बट जैसे ही उसमें सॉल्यूट डल जाता है तो अब उसका बॉइलिंग पॉइंट, अब उसका वेपर प्रेशर, और अब उसके वेपर बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट एंड वेपर प्रेशर पे क्या असर पड़ेगा, क्या बदलाव आएंगे? तो पहला टॉपिक बोर्ड पे देखिए, नाम क्या लिखा हुआ है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ढंग से सुनिएगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसका मतलब वेपर प्रेशर पे बोल रहा है लोअरिंग आ जाती है। क्या आती है बोलो? लोअरिंग का मतलब है कि वेपर प्रेशर तो घट जाता है। चलिए समझाने की कोशिश करते हैं इसको। आइए फटाफट से सभी बच्चे बोर्ड पर, बिल्कुल शोर मत करना, पूरा टॉपिक ढंग से समझा दूंगा, बस बोर्ड पे बने रहना। ये मेरे पास है बच्चों प्योर सॉल्वेंट, और ये मेरे पास है एक ऐसा सॉल्वेंट जिसमें क्या डला हुआ है? सॉल्यूट डला हुआ है, सॉल्यूट डला हुआ है। आइए
सो नाउ मैंने क्या करा बच्चों, इसका भी प्रेशर देखा और इसका भी प्रेशर देखा। प्लीज चुप हो जाओ भाई। मैंने इधर एक बैरोमीटर लगा रखा है जो कि प्रेशर की रीडिंग लेता है, इधर भी एक बैरोमीटर लगा रखा है। अच्छा, आप लोगों से एक सवाल है, अगर ये सॉल्वेंट जो है, अगर ये वेपराइज हो रहा है, यहां पर इसके पार्टिकल्स आ रहे हैं, ऐसे करके पार्टिकल्स आ रहे हैं, तो ये यहां कुछ प्रेशर लगा रहा होगा। एक छोटी सी बात और दिमाग में ऐड कर लीजिए सीधे यहां पर, देखिए जरा क्या, बहुत अच्छे। सॉल्वेंट इस पूरे टॉपिक के दौरान कंसीडर किया जाएगा कि वो वोलेटाइल है। क्या है बोलो? सॉल्वेंट वोलेटाइल कैटेगरी से है और सॉल्यूट बच्चों नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल मतलब कि वो वेपराइज नहीं हो सकता। जैसे कि आप लोग अगर पानी में चीनी डाल देते हैं, तो मुझे तुम बताओ, अगर उस पानी में जो चीनी डली हुई है उसको तुम गर्म भी कर रहे हो, बादल इधर, तो वेपर्स में कौन जाएगा? सिर्फ पानी जाएगा, चीनी नीचे रहेगी। चीनी नहीं उड़ सकती, चीनी नॉन वोलेटाइल है, पानी उड़ सकता है। तो जब चाय गर्म करते हो तो उसे भाप निकल रही होती है, वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट की भाप है, वो सिर्फ पानी निकल रहा है बाहर, वेपर्स की फॉर्म में। चाय पत्ती, चीनी, ये सब पार्टिकल्स बोलो क्या है? नॉन वोलेटाइल है, बाहर नहीं आ सकते। तो सॉल्यूट हमेशा नॉन वोलेटाइल है और सॉल्वेंट हमेशा बोलो क्या है? वोलेटाइल है। दूसरी चीज, सॉल्वेंट को हमेशा लिक्विड 1 से बोला गया है, नंबर 1 दिया गया इसको जो कंपोनेंट है, और सॉल्यूट को कंपोनेंट नंबर 2 बोला गया। तो ये बात ध्यान रखना, पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट के दौरान, पूरी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के दौरान 1 से सॉल्वेंट की बात होती है, 2 नंबर से किसकी बात होती है? सॉल्यूट की। सॉल्वेंट वोलेटाइल है और सॉल्यूट बोलो क्या है? नॉन वोलेटाइल। चलिए आ जाइए, मेरे पास ये सॉल्वेंट है और सॉल्वेंट ने कुछ वेपर्स बनाई और ऊपर बैरोमीटर में कुछ प्रेशर रिकॉर्ड हुआ। अच्छा, इस प्रेशर को मैं डिनोट कर देता हूं कि ये प्रेशर मेरा P1 नॉट है। सभी बच्चे कितना प्रेशर है बोलो? वाई इट इज P1 नॉट? भैया एक तो सॉल्वेंट प्योर फॉर्म में से नॉट लगा दिया, दूसरी बात 1 इसलिए लगाया बिकॉज सॉल्वेंट का प्रेशर है। किसका बोलो? तो P1 नॉट लगाया। क्या लगाया बोलो? P1 नॉट। अच्छा, सेकंड टाइम जब तुम्हारा ये वेपर प्रेशर बनाएगा, गर्म कर रहे हो आप इनको, चलो मान लो ऐसे करके, ये भी गर्म हो रहा है, ध्यान दिया। अब ये गर्म हो रहा है तो इसमें, अच्छा ये बताओ सभी बच्चों से एक छोटा सवाल है, इधर भी ये चीज गर्म होगी तो पार्टिकल्स किसके आएंगे? बहुत अच्छे, पार्टिकल अभी भी सॉल्वेंट के ही होंगे। सॉल्यूट वेपराइज, चाहे सॉल्वेंट गर्म हो रहा हो चाहे सॉल्यूशन गर्म हो रहा हो, दोनों में पार्टिकल्स ऊपर किसके होते हैं? सॉल्वेंट के। मेक इट क्लियर। लेकिन मेरा आपसे बस ये सवाल है, इधर भाई लक्ष्य, किस केस में तेरे को लगता है कि वेपर्स थोड़ी ज्यादा बनेंगी? वेपर्स ज्यादा बनेंगी प्योर में? देखिए, प्योर पानी को गर्म करोगे ना, ज्यादा वेपर बनेंगी। इसमें क्यों नहीं बनेगी? जो ये सॉल्यूट के पार्टिकल है ना, ये हिंड्रेंस पैदा करते हैं पार्टिकल्स को वेपराइज होने में, रुकावट पैदा करते हैं। क्योंकि सॉल्यूट के पार्टिकल, मुझे बताओ कैसे पार्टिकल्स हैं? नॉन वोलेटाइल, वो वेपराइज होने नहीं। तो जब ये सॉल्वेंट के पार्टिकल वेपराइज होने की कोशिश करते हैं तो ये इसके रास्ते में रुकावट पैदा करते हैं। तो अगर ये लगा पा रहा है 50 बार का प्रेशर, तो वो लगा पा रहा है मात्र 30 बार का प्रेशर। तो जैसे ही सॉल्वेंट के अंदर बोलो क्या डल जाता है? सॉल्यूट। हर्षित इधर क्लास चल रही है। सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट डल जाता है तो उसका वेपर प्रेशर बोलो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? सिंस द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल रिस्ट्रिक्ट द सॉल्वेंट पार्टिकल टू गेट वेपराइज। जो नॉन वोलेटाइल के सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को वेपराइज होने से रोकते हैं, जिस कारण से अब जो प्रेशर रिकॉर्ड होता है वो पहले वाले प्रेशर से बोलो क्या होता है? कम रिकॉर्ड होता है। इसीलिए टॉपिक में एक शब्द इस्तेमाल हुआ, लोवरिंग आ जाती है वेपर प्रेशर में। क्या आती है बोलो? लोवरिंग। अच्छा, इस वाले प्रेशर को मैंने P1 नॉट बोला और इस वाले वेपर प्रेशर को मैंने सिर्फ P1 बोला। दोनों में मैंने 1 लिखा, मेरी बात को समझिएगा, दोनों में मैंने क्या लिखा? 1। P1 मतलब किसका प्रेशर है बोलो? सॉल्वेंट का। लेकिन एक बार मैं लिख रहा हूं सॉल्वेंट का प्रेशर है बिल्कुल प्योर फॉर्म में, और एक बार लिख रहा हूं सॉल्वेंट का प्रेशर है जब वो प्योर नहीं है, उसके अंदर कुछ डल गया है, सॉल्यूट वॉल्यूट डल गया। अब आपको समझ में आ रहा है मैं उसको P1 नॉट क्यों बोल रहा हूं, उसको P1 क्यों बोल रहा हूं? बोलो P1 नॉट इस टॉपिक में क्या है? इट इज द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। बट इज P1, इट इज द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन बोल सकते हो, या बोल सकते हो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर रहते हुए उसका वेपर प्रेशर कितना है? बोलो P1 है। अच्छा, सभी बच्चे बताओ P1 नॉट ज्यादा या P1 ज्यादा? जल्दी बोलो। सो हियर P1 नॉट इज ऑलवेज ग्रेटर देन P1। अब उसका बस सवाल क्या आएगा तुम लोगों को वो सुन लीजिए। उसका सवाल ये आने वाला है कि अगर मैंने एक प्योर सॉल्वेंट लिया और उसका वेपर प्रेशर पहले 50 बार का था, ढंग से सुनिए भाई, 50 बार का था, अब उसमें मैंने इतने ग्राम सॉल्यूट डाल दिया, ये वाला सॉल्यूट डाल दिया, बता देगा NaOH डाल दिया मैंने, तो बताइए कि अब बाद में उसका वेपर प्रेशर कितना होगा? मतलब पहले वाला P1 नॉट बता देगा, बाद वाला क्या पूछेगा? P1। पहले वाला बता देगा, बाद वाला पूछेगा। आपको पता है बाद वाला कम होएगा, लेकिन पूछेगा कितना कम होएगा। तो इसके लिए सभी बच्चे एक फॉर्मूला याद करो, P1 नॉट माइनस का P1 अपॉन में P1 नॉट बराबर में, अब यहां पर याद करो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। फिर वही बात, 2 और 1 से किसको इंडिकेट कर रहे हैं? 2 से सॉल्यूट को और 1 से, दोबारा से सुन लीजिए, ये फॉर्मूला काम करेगा।
आप कहेंगे सर उस समय तो कुछ और बताया था, सुनिएगा पूरी बात। दो फॉर्मूले दिमाग में रखने हैं, एक तो ये, अच्छा ये बताओ ये कौन है, ये कौन है जरा बताओ सब बच्चे, ये कौन है? दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट का क्या वेपर प्रेशर है, मुझे बताओ ये कौन है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन ने लगाया वेपर प्रेशर। फिर P1 नॉट वही है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। X2 क्या है? X2 है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और ये क्या है? मोल फ्रैक्शन यहां पर मत डालो, N2/N1 आएगा, पहले मोल फ्रैक्शन ही डलवाया होगा, बाद में मैंने नेग्लेक्ट करवा दी थी ना वो चीज। सॉरी, सिर्फ X2 ही आएगा यहां पर, सिर्फ X2 ही आएगा। यस 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 यस, बोर्ड पे, हाँ यही था आशीष, यहां पर ये सॉल्यूट का ही आएगा, फिर N2 बाय में तू N1 प्लस N2 करेगा और N1 को नेग्लेक्ट कर देगा। सॉरी एक सेकंड रुक जाओ, हाँ ठीक तो है, यही होगा आशीष, यही होगा। हाँ नहीं अभी आ जाएगा, वो आ जाएगा, बता रहा हूं, सुनो मेरी बात। ओए बच्चों प्लीज बोर्ड पे ये क्या कहना चाह रहा है, ध्यान सुनो। सामने आएगा X2 क्या है बोलो? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ। अब तुम मुझे बेसिक बात बताओ, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन वैसे क्या होता है? अगर वो तुम लोगों को ये बता दे इस क्वेश्चन के अंदर, ध्यान से सुनो भाई, क्योंकि टॉपिक हम इन शॉर्ट करने वाले हैं, तो आपको ध्यान सुनना पड़ेगा, फॉर्मूला कैसे चलेगा। तो जो तुम्हारा मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का होगा वो कैसे निकलेगा? तुम लोगों को पढ़ा है तो है, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स। या तो क्वेश्चन में वो बता देगा कि भाई सॉल्वेंट के इतने नंबर ऑफ मोल्स हैं, सॉल्यूट के इतने नंबर ऑफ मोल्स हैं, जब दोनों के नंबर ऑफ मोल्स बता देगा तो X2 निकालना कोई बड़ी बात है ही नहीं, निकल जाएगा वैल्यू पुट करके, बोलो है कि नहीं? X2 आ जाएगा, कैलकुलेशन कर लेंगे। लेकिन इसी फॉर्मूले को थोड़ा आसान बनाया गया है, कैसे कि मैं इसको लिखता हूं N2 अपॉन में N1 प्लस N2, N2 अपॉन में N1 प्लस N2, और मैं ये कहता हूं कि वी नो, हम ये जानते हैं कि जनरली हमेशा सॉल्वेंट की मात्रा यानी N1 की मात्रा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूट से बहुत ज्यादा होगा। अरे यार पानी में चीनी डालोगे तो पानी के नंबर ऑफ मोल्स चीनी के मुकाबले बहुत ज्यादा होंगे, मींस N1 ना बहुत बड़ा होता है N2 से। इसका मतलब जो N1 जमा में N2 है वो नियरली क्या माना जा सकता है बोलो? N1। तो मैं इस फॉर्मूले को क्या लिख सकता हूं सभी बच्चे, प्लीज, मैं इसी फॉर्मूले को बोलो क्या लिख सकता हूं? N2/N1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। और इसी नंबर ऑफ मोल्स को तुम लोग क्या लिख सकते हो? किसी भी चीज के नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? उसका मास अपॉन उसका मोलर मास। तो मुझे बताओ सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे? उसका मास अपॉन उसका मोलर मास। सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स बताओ, उसका मास, और जो नीचे मोलर मास आएगा वो जाएगा ऊपर। क्लास बोर्ड पे देख लीजिए, आपको सिर्फ दिमाग में ना दो फॉर्मूले सेट करने हैं पेपर के लिए, या तो ऊपर वाला, मतलब ऊपर वाला भी याद करिए, नीचे वाला भी याद करिए। मैं बता दूंगा कब आपको नीचे वाला लगाना, कब ऊपर वाला। देखिए नीचे वाला ना तब लगेगा जब सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स से काफी ज्यादा होंगे, तो आप N1 जमा N2 को नियरली N1 मान के क्वेश्चन को कर सकते हो। तो N1 मान लिया उसको मैंने, और किसी भी चीज के नंबर ऑफ मोल्स बोलो क्या होते हैं? उसका मास अपॉन, तो मैंने ये जो W2 लिखा है ये बोलो क्या है सब बच्चे बताओ? मास ऑफ सॉल्यूट। ये क्या है बोलो? ये क्या है बोलो? मास ऑफ सॉल्वेंट। और ये क्या है बोलो? मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। What does this P1 naught and P1 indicates? Sir, P1 naught indicates the vapor pressure of pure solvent. P1 indicates the vapor pressure of solution. Obviously बात है सर, पहले वाला ज्यादा होगा, बाद वाला क्या होगा? कम। लेकिन वो आपसे सवाल करेगा पहले इतना है तो बाद में कितना है, तो P1 naught देके P1 पूछेगा, और क्या डाटा दे देगा? कहेगा मैंने तो इतने ग्राम सॉल्यूट इतने ग्राम सॉल्वेंट में मिलाया, इतने ग्राम सॉल्यूट इतने ग्राम। तो जब तुम्हें मास बता देगा सॉल्यूट का, तुम्हें मास बता देगा सॉल्वेंट का, और तुम्हें सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मोलर मास भी दे देगा, तो तुम लोग कैलकुलेशन कर लोगे। क्या ही समस्या आएगी? नहीं आई बात समझ में? एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हम कर लेते हैं, बाकी तो बहुत सारे क्वेश्चन तो मैं आपको कराऊंगा एक्सरसाइज के अंदर। एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हम कर लेते हैं जल्दी से। देखिए क्वेश्चन क्या है, पीडीएफ यार खुल नहीं रही, इसकी पीडीएफ को बच्चा मुझे भेज दो, किसी के पास पीडीएफ है तो पीडीएफ भेज दो मुझे, जब तक मैं इससे करा देता हूं। ये क्वेश्चन करवाया था मैंने आपको क्लास में, मैं वही करवा रहा हूं फिलहाल।
भाई बात करने के लिए तो नहीं बोला है। क्वेश्चन पढ़ो, सभी बच्चे तसल्ली से क्वेश्चन को पढ़ो। सभी बच्चे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो भाई कि क्या बोल रहा है वो। क्लास प्लीज, सो जस्ट फोकस ऑन द बोर्ड। अभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आएंगी चीजें। देखो भाई कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे लो, क्योंकि एमसी जब इसके मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कराऊंगा तो वहां पर हैं अच्छे क्वेश्चंस भी, अच्छे क्वेश्चंस है बहुत, ठीक है ना। तो पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। कह रहे हैं कि द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, अब जैसे वाटर एक सॉल्वेंट होता है वैसे बेंजीन भी एक सॉल्वेंट है, जरूरी थोड़ी सॉल्वेंट हमेशा पानी होगा, सॉल्वेंट कुछ भी हो सकता है। तो कह रहा है कि प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर कितना, सब बच्चे बताओ क्लास। प्योर बेंजीन का, प्योर बेंजीन मतलब कि जब हमारा बेंजीन बिल्कुल प्योर है, मतलब सॉल्वेंट बिल्कुल प्योर है, उस समय उसका प्रेशर कितना है, सब बच्चे बताओ। तो ये तुम लोगों को बोलो क्या दिया है क्लास, ये तुम लोगों को बोलो क्या दिया, P1 नॉट, सॉल्वेंट का प्योर फॉर्म का प्रेशर। तो बोल रहे हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन। उसके बाद बोलता है इसके अंदर हमने एक सॉल्यूट डाल दिया, क्या डाल दिया बोलो, और सॉल्यूट कितना डाला बोलो, 0.5 ग्राम, इंपॉर्टेंट है बच्चों, 0.5 ग्राम सॉल्यूट डाल दिया है। किसमें डाला है, 39 ग्राम, 39 ग्राम बेंजीन में, 39 ग्राम बेंजीन। बता देगा कितने ग्राम सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट डाला है, बता देगा कितने ग्राम सॉल्वेंट में, प्रियांशु कितने ग्राम सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट डाला, बता दिया उसने। अब आपसे क्या बोल रहा है, कह रहा है कि उसके बाद जो वेपर प्रेशर है वो कितना हो गया, उसके बाद वेपर प्रेशर कितना हो गया, कम हो गया ज्यादा हो गया। देखिए ना प्योर फॉर्म का कितना है, सभी बच्चे प्योर फॉर्म का पढ़ो, क्वेश्चन के अंदर ही कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है सब कुछ। जैसे ही तुमने प्योर फॉर्म का देखा 0.850 था, तुमने थोड़ा सा सॉल्यूट डाल दिया, द प्रेशर विल बिकम 0.845 बार। बोलो डिक्रीज हो गया या इंक्रीज हो गया, सर डिक्रीज हो गया, और होना चाहिए था डिक्रीज। कोई सॉल्यूट तुमने डाला है वो रोकेगा अब वेपराइज होने से, तो प्रेशर कम हो जाएगा। लेकिन उसका सवाल सुन लीजिए क्या है, उसका सवाल है कि जो सॉल्यूट हमने डाला है इसका मोलर मास कितना है। देखिए दो तरीके से सवाल बनने वाला है, या तो इनकी सारी इंफॉर्मेशन देके प्रेशर पूछ लेगा, या प्रेशर देके आपसे इसकी कोई इंफॉर्मेशन पूछ रहा है, लेकिन आपको बताएगा कि मैंने कितने ग्राम पानी में कितना सॉल्यूट डाला। तो तुम लोग दिमाग लगाइए, तुमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है P1 नॉट माइनस P1 अपॉन में P1 नॉट बराबर W2 बाई M2 और W1 M1। भाई मैं इतनी बार सिखाता हूं उसके बाद भी टेस्ट में ना वैल्यू ऐसे गलत तरीके से पुट करते हैं ना, बहुत गुस्सा आता है कि यहां पर बताया गया कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है, उसके बाद भी आप गलतियां करते हैं। तो सुनो मेरी बात ध्यान से, लक्ष्य यहां देख ले, फिर तू ही गलत करके आएगा। तो मेरे को बताओ P1 नोट कितना आएगा, अरे P1 नोट पता है, P1 पता है, P1 नोट पता है। सुनो अब इंपॉर्टेंट चीज, W2, ओ भैया 2 से सॉल्यूट है, 1 से कौन है सॉल्वेंट, और कैपिटल M मतलब मोलर मास होता है, और W मतलब वेट है उसका, मतलब मास है उसका। तो मेरी बात सुनो, यहां पर सॉल्यूट का मास 0.5 ग्राम, मोलर मास अरे निकालना है, मोलर मास M2 ही क्वेश्चन है, M2 ही निकालना है। सॉल्वेंट का वेट 39 ग्राम, सॉल्वेंट का मोलर मास 78 ग्राम दिया हुआ है। और मैं कह रहा हूं ना भी दे, वैसे देता है लेकिन ना भी दे तो बेंजीन का तुम लोगों को नहीं पता क्या, अरे C6H6 एक कार्बन का 12 होता है, 6 कार्बन का 12 6 72, और 6 हाइड्रोजन जोड़ोगे तो 78 हो जाएगा, 78। तो मुझे तुम सब बच्चे बताओ सारी वैल्यूज तुम्हें पता है, तो बोलोगे 0.850 माइनस का 0.845 डिवाइड बाय में 0.850 बराबर में, मुझे बताओ सॉल्यूट कितना 0.5, उसका मोलर मास नहीं बताया, निकालना है, और सॉल्वेंट हो गया 39 और ये हो गया 78। इजी कैलकुलेशन है, ऊपर हो जाएगा 0.005, नीचे हो जाएगा 0.850, ये 2 पे कटेगा 1 बाय M2,
1 बाई में 170 आ गया। क्या दिक्कत था? ये टॉपिक किस चीज पे डिस्कशन कर रहा है कि जब तुमने एक सॉल्वेंट के अंदर क्या डाला, सॉल्यूट, तो उससे उसका वेपर प्रेशर बोलो क्या हो गया, कम हो गया। कितना कम हो गया? इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन में P1 नॉट इज इक्वल टू सॉल्यूट कितना डाला उसका मोलर मास, सॉल्वेंट कितना डाला उसका मोलर मास। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अच्छा, आप कहेंगे सर आपने नीचे वाला फॉर्मूला क्यों इस्तेमाल करा, तो सुन लीजिए ये बात भी। आप लोग मुझे बताओ 39 ग्राम पे 0.5 ग्राम सॉल्यूट डल रहा है, कहीं ना कहीं ये बिल्कुल नेग्लिजिबल, मतलब उसके कंपैरेटिवली बिल्कुल नेग्लिजिबल है कि नहीं? तो तुम लोग अप्रोक्सीमेशन में ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो जब तुमने N1 को माना था बहुत बड़ा होगा N2 के कंपैरेटिवली। नहीं आया ना समझ में, तो तुमने लगा दिए वाला। बट जब बहुत मतलब कंपेरेबल होना तो फिर वो लगना चाहिए। फिर x2 मतलब तुम क्या लगाओगे, N2 अपन में N1 प्लस, अरे तब भी कोई मुश्किल नहीं है यार। N2 क्या होता है? N2 होता है W2 अपन में क्या M2। N1 क्या होता है? W1 अपन में क्या, सब दिया होगा, वैल्यू पुट होंगी। लेकिन अगर तुम्हें डाउट लगे ना तो हमेशा ये वाला लगा देना, इससे आंसर ठीक आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला लगा देना। एक आध क्वेश्चन कोई ऐसा है बस जिसके अंदर बिल्कुल आसपास होता है सॉलिड और सॉल्वेंट का मास, तो वहां नेग्लिजिबल करना सही नहीं रहता। अदरवाइज आप इसी को काम चलाइए, अभी इसी से करिए, जब आएंगे क्वेश्चन तब सोचेंगे उस बारे में, बता दूंगा। मेरे को बस ये बताओ तुम्हें इस टॉपिक से क्या अंडरस्टैंडिंग बनानी है। सर ये टॉपिक किस बारे में डिस्कस कर रहे हैं सुधांशु? ये बात कर रहा है कि अगर एक प्योर सॉल्वेंट में कोई सोल्यूट का एडिशन हो जाएगा तो उसका वेपर प्रेशर P1 नॉट से घट के कितना हो जाएगा, बोलो P1 हो जाएगा। और कितना वो कम हो जाएगा, इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉर्मूला P1 नॉट माइनस P1 अपॉन में P1 नॉट इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू क्या, W2 अपॉन M2 W1 M1। मैं बार बार कह रहा हूं ये सारे पैरामीटर्स तुम्हें पता है। बोलो W2 क्या है, कितना सोल्यूट डाला, कितना मास उसका, M2 क्या है उसका मोलर मास, W1 उसका सॉल्वेंट का मास और उसका मोलर मास M1। जैसे बोले तुम्हें 90 ग्राम पानी में डाला, 90 ग्राम 90 ग्राम पानी में डाला तो ये उसका मास है। और पानी का मोलर मास कितना होता है 18, वो भी देगा वो आप लोगों को। तो मोलर मास 18, मास उसका 90 ग्राम। तो ये बात ध्यान रखनी है आप लोगों को कि ये टॉपिक क्या कह रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फटाफट से बढ़ते हैं आगे, अगली 2 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एक साथ समझेंगे। उनका नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बच्चों प्लीज तो मुझे बस एक बात आप लोग बता दो, इस टॉपिक का नाम, क्लास भाई प्लीज चुप ना कराना पड़े यार, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्यों है? क्योंकि सर वेपर प्रेशर क्या हो गया है, लो हो गया है। एज रिलेट उसको कर रहे पहले वाले से, तो इसलिए नाम रखा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ, कि सॉल्वेंट में सॉल्यूट के आ जाने से वेपर प्रेशर तो सर घट गया, वेपर प्रेशर तो इससे टॉपिक का नाम रख दिया लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्लियर हुआ? अब आ जाते हैं, मैं तो कह रहा हूं नाम से पहले पकड़ लो, पहले नाम से पकड़ लो। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ गया होगा। किस चीज में आने से? सॉल्वेंट में सॉल्यूट के आ जाने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया होगा, फ्रीजिंग पॉइंट घट गया होगा। टॉपिक के नाम से समझ में आ रहा है सब कुछ। आइए इस चीज को समझ लेते हैं फटाफट से। क्लास बोर्ड पे मेरे पास मान लो कि ये प्योर सॉल्वेंट है, ये मेरे पास प्योर सॉल्वेंट है। और ये मेरे पास सॉल्वेंट में मैंने कुछ सॉल्यूट पार्टिकल्स डाल रखे हैं। ये मेरे पास है सॉल्यूशन और ये मेरे पास है सॉल्वेंट। भाई बातें तुम्हारी यार बंद नहीं होती, मेरे को समझ में नहीं आता कि कैसे तुम लोग चुप होगे भाई। तो ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूशन है, दोनों को बॉईल कर रहे हैं। अच्छा, बॉईल करते वक्त एक बात दिमाग में आपको रखनी पड़ेगी, कोई भी चीज बॉईल कब होती है तो ये आप लोगों को सिखाया जाता है बहुत पहले ही, कि जैसे कि ये लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, ये लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, तो बॉइलिंग का ये कॉन्सेप्ट पता होना बहुत जरूरी है, बिकॉज क्वेश्चंस में इसने सीबीएसई ने इंक्लूड करा है। कैसे, मैं समझाता हूं। आप मुझे बताइए कि हर एक लिक्विड के ऊपर से कितना दबाव है? 1 atm, दैट इज योर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बट समटाइम्स इट कैन बी रिटन इन द बार्स, वो बार्स में भी लिख के दे देते हैं, और बार्स में ये होता है 1.013 बार। मेरी बात समझिएगा, हमारी हर चीज के ऊपर एटमॉस्फेयर का दबाव कितना होता है? बोलो 1 atm। आपके ऊपर भी है और पानी के पार्टिकल्स के ऊपर भी 1 atm का दबाव है। अब आप मुझे बताइए, किसी भी पार्टिकल को अगर वेपराइज होना है तो उसको ऊपर जाना पड़ेगा, ऊपर जाना पड़ेगा। और अगर ऊपर जाना है तो इस 1 atm के बैरियर को तोड़ना पड़ेगा। अरे यार ऊपर से दबाव 1 atm है तो कोई भी चीज ऊपर तो तभी जा सकती है जब इस 1 atm से
ज्यादा प्रेशर लगाए, ज्यादा प्रेशर लगाए। तो कोई भी चीज बॉयल तब तक नहीं हो सकती है जब तक वो कितना प्रेशर एक्सर्ट ना करे, 1 एटीएम के इक्विवेलेंट। जब मैं ग्राफ समझाऊंगा तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल आएगा इसका। तो ध्यान रखना कि कोई भी चीज बॉयल तब होती है जब वो अपना प्रेशर किसके बराबर कर लेती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। किसके बराबर बोलो? तो मुझे तुम बताओ, जैसे कि मान लो टेम्परेचर अभी चल रहा है 30 डिग्री सेल्सियस, तो 30 डिग्री सेल्सियस में पानी बॉयल नहीं होता है। उसका कारण बड़ा स्वाभाविक सा है कि उस वक्त हो सकता है कि मात्र ये 0.3 एटीएम का ही प्रेशर लगा रहा हो। कितने का बोलो? 0.3 एटीएम का। तो ऊपर से 1 एटीएम, नीचे से 0.3 एटीएम कहां से बॉयल होएगा? बॉयल तो नहीं होएगा भाई। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? तुम टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा दोगे, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे ऑब्वियस सी बात है यहां पर थर्मल एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी, थोड़ा प्रेशर भी बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ के बोलो कितना हो जाएगा? 0.4 एटीएम के। लेकिन क्या बॉयल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, बिकॉज ऊपर का दबाव कितना है बोलो? 1 एटीएम। तुम ऐसे ही कॉन्सिक्वेंटली इसको बढ़ाते गए और यहां पर भी प्रेशर क्या होता गया? इस पार्टिकल्स का प्रेशर भी बढ़ता गया। लेकिन कब तक वो वेपराइज नहीं होगा? जब तक किसके बराबर ना हो जाए? 1 एटीएम। 1 एटीएम से हल्का ज्यादा होगा तभी बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे करते करते तुम 90 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगी और प्रेशर विल बिकम 0.90 एटीएम, बट देयर विल बी नो बॉइलिंग स्टार्ट। ठीक है। इसके बाद तुम लोगों ने इसको करा 98 डिग्री सेल्सियस, द वैल्यू विल बिकम 0.9 एटीएम, बट स्टिल द पार्टिकल्स नॉट गेट वेपराइज्ड, क्योंकि ऊपर से 1 एटीएम नीचे से 0.9 एटीएम नहीं होगा। सुनते चलिए, 99 डिग्री सेल्सियस 0.99 एटीएम अभी भी नहीं होगा। 100 डिग्री सेल्सियस 1 एटीएम एक्चुअली में तो होगा अभी भी नहीं, लेकिन अब ये एट द वर्ज ऑफ वेपराइजिंग है। एट द वर्ज ऑफ वेपराइजिंग मतलब कि 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी ऊपर की तरफ कितना प्रेशर लगाना शुरू करता है? 1 एटीएम। ऊपर से कितना? 1, नीचे से कितना? वेपराइज तो नहीं होगा, लेकिन अभी ये उस पॉइंट पे है, उस वर्ज पर है कि यहां से अगर हल्का सा भी प्रेशर, हल्का सा भी टेम्परेचर बढ़ा, मतलब 100.01 भी हुआ तो ये वेपराइज हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? अरे 100.00001 भी हुआ तो भी वेपराइज हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? इसलिए हम लोग बॉइलिंग पॉइंट को कितना मान लेते हैं? 100 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं बोलो? अरे यार नहीं आया समझ में। तो मुझे तुम बस इतना बताओ कि जैसे ये पानी है, इस पानी के पार्टिकल्स, इस पानी के पार्टिकल्स ने कितने पे बॉयल होना स्टार्ट कर दिया? 100 डिग्री सेल्सियस पर। इसके बॉइलिंग पॉइंट को मैंने लिखा टीबी, टीबी मतलब बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर, और मैंने नोट इसलिए लगाया क्योंकि प्योर सॉल्वेंट है। क्या है बोलो? तो टीबी नोट से मैं आपको बता दूं, टीबी नोट से मैं क्या डिनोट कर रहा हूं? इट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। सभी बच्चों को ध्यान से सुनना है। मान लेते हैं ये पानी है और पानी का जो पानी का बॉइलिंग टेम्परेचर है वो कितना है बोलो? 100 डिग्री सेल्सियस। अब सेकंड केस कंपेयर करते हैं, जब इस पानी के अंदर हमने कोई सॉल्यूट डाल दिया। अब आप मुझे बताइए, जब तुम उसके अंदर सॉल्यूट डाल दोगे तो पानी के पार्टिकल्स वेपराइज होने की कोशिश करेंगे? आपको पता है कब तक पानी वेपराइज नहीं होगा? जब तक कितना प्रेशर ना लगाए? 1 एटीएम। अभी अभी पीछे एक टॉपिक में पढ़ के आए हो कि जैसी सॉल्यूट आ जाता है वेपर प्रेशर बोलो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। वेपर प्रेशर बोलो क्या होता है? क्यों कम होता है बताओ? क्योंकि सर ये सॉल्यूट के पार्टिकल्स हिंड्रेंस पैदा करते हैं प्रेशर लगाने में। तो अब आप मुझे बताओ, जैसे 100 डिग्री सेल्सियस पे 1 एटीएम लगा पा रहा था, क्या ये वाली चीज 100 डिग्री सेल्सियस पे 1 एटीएम लगा पाएगी? नहीं लगा पाएगी, क्योंकि सर इस बार मेरे सॉल्यूट के पार्टिकल्स उसको रिसेक्शन करने के लिए बैठे हुए हैं। तो इस बार मुझे 1 एटीएम लगाएगी, ये भी 1 एटीएम, लेकिन 100 पे नहीं लगाएगी। अब मुझे थोड़ा और ज्यादा प्रेशर करना पड़ेगा, और ज्यादा टेम्परेचर करना पड़ेगा। मतलब जैसे ये 100 डिग्री सेल्सियस पर 1 एटीएम लगा पा रही है, इसके ऊपर भी 1 एटीएम है, इसके ऊपर भी 1 एटीएम है, बट इसने 100 डिग्री सेल्सियस पर भी 1 एटीएम को ब्रेक कर दिया। बट ये 100 डिग्री सेल्सियस पे 1 एटीएम को ब्रेक नहीं कर पाएगी, बिकॉज आपको पता है इसका वेपर प्रेशर कंपैरेटिवली टू दिस कम होता है, बिकॉज सॉल्यूट के पार्टिकल रोकते हैं उसको। तो 1 एटीएम करने के लिए मुझे थोड़ा सा प्रेशर को क्या करना पड़ा? थोड़ा सा टेम्परेचर को बोलो क्या करना पड़ा? बढ़ाना पड़ा। 101 करा, 102 करा, 103 करते के साथ ही वेपराइज हो गया। तो टेम्परेचर मुझे इस बार इंक्रीज करना पड़ेगा इसको बॉयल करने के लिए। वही 1 एटीएम लगवाने के लिए, लगवाना 1 एटीएम ही है, बट ये
सुनो सुनो सुनो, बिल्कुल चुप रहो, बिल्कुल चुप। शोर करोगे नहीं हो पाएगा, बिल्कुल चुप रहिए, बेटा ही जाएगा। अब सुनिए, सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूशन है, फ्रीज कर रहे हैं। फ्रीज मतलब समझते हो? किसी भी लिक्विड को फ्रीज करने का तरीका ये होता है कि वो उसके पार्टिकल्स पास आएंगे और जब वो इतने नजदीक आ जाएंगे कि उनका इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन या इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है वो सॉलिड जैसा हो जाए तो वो फ्रीज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे मतलब? जैसे पानी फ्रीज कैसे होगा? पानी के पार्टिकल्स क्लोज आएंगे और जब वो इतने क्लोज आ जाएंगे जितना सॉलिड के लिए चाहिए होता है तो वो क्या हो जाएगा? फ्रीज हो जाएगा। अब आपको देखना है कि जैसे पानी तो सबको पता है फ्रीज होता है 0 डिग्री सेल्सियस में। कितने बोलो? जैसे मान लो अभी 30 डिग्री सेल्सियस पे रखा हो पानी, टेम्परेचर गर्म करते चलेंगे, हीट निकलती रहेगी। सुन लो, हीट निकलती रहेगी, जितनी हीट निकलेगी पार्टिकल क्लोज आएंगे और आपको पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पे पानी फ्रीज कर जाएगा। पानी क्या कर जाएगा? फ्रीज। मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर मैंने उस पानी के अंदर कुछ डाल दिया है, चीनी, नमक वगैरह कुछ भी, अब क्या लगता है कि 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीज हो पाएगा? देखिए पंगा क्या है ना, ये पार्टिकल ना, ये पार्टिकल देखो, फ्रीज किसको होना है? पानी को फ्रीज होना है, पानी को। तो पानी के पार्टिकल नजदीक आने जाते हैं, लेकिन उनके बीच में बैठे हुए कौन बोलो? सॉल्यूट के पार्टिकल। तो ये उनको पास आने में भी रुकावट पैदा करते हैं, मतलब ये उनको पास नहीं आने देते, जिसकी वजह से उनका इंटरमोलिकुलर स्पेस कम नहीं हो पाता। तो वो इतनी जल्दी, जैसे ये 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो गया, कम कर रहे हैं तो फ्रीज होता जा रहा है, ये 0 पे फ्रीज हो गया, पार्टिकल क्लोज आ गए, लेकिन ये 0 पे इतने क्लोज आ ही नहीं पाते। क्यों नहीं आ पाते बोलो क्लोज? क्योंकि बीच में कौन बैठे हुए? सॉल्यूट के पार्टिकल, जो कि उनको पास आने से रोक रहे हैं। तो मुझे इनको करीब लाना है, उतना करीब लाना है जितना सॉलिड के लिए चाहिए, तो मुझे और तापमान कम करना पड़ेगा। मतलब कि ये 0 पे फ्रीज हुआ तो मुझे इसको फ्रीज करने के लिए -1, -2, -3, -4, -5 डिग्री सेल्सियस तक जाना पड़ेगा। इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये जो पार्टिकल्स है ना, ये वेपराइज होने में भी हिंड्रेंस पैदा करते हैं। तो वो 100 पे बॉयल हो गए, 104 पे बॉयल हो रहा है, और ये फ्रीज होने में भी हिंड्रेंस पैदा कर रहे हैं। कैसे? जब उनको नजदीक आना है तो बीच में बैठ के उनको पास आने नहीं दे रहे। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? अरे जब बीच में कोई नहीं होगा तो आसानी से पास आके भैया सॉलिड बन गए, लेकिन जब बीच में कोई बैठा हुआ तो नजदीक नहीं आ पा रहे। तो इसके कारण मुझे इसको फ्रीज करने के लिए अब मुझे तापमान और कम करना पड़ेगा। ये 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीज हो रहा था, कि -5 डिग्री सेल्सियस में जाके फ्रीज होगा। क्लियर होता है कि नहीं होता? और इस चीज का उदाहरण ये भी है कि आप लोग जब कोई बर्फ जमाते हैं तो पानी वाली बर्फ जमाते हैं, बहुत हार्ड जमती है, क्योंकि पार्टिकल बड़े इजीली क्लोज आते हैं, चिपक जाते हैं। और जब तुम किसी जैसे आइसक्रीम जमाते हो, बेसिकली इसमें कुछ डला हुआ है, नमक, चीनी कुछ डला हुआ है ना, तो कुछ भी वटेवर डला हुआ है, तो वो क्लोज जब आते हैं तो उतना क्लोज नहीं आ पाते, इसलिए वो उतनी हार्ड नहीं होती है, क्योंकि बीच में कोई ना कोई सॉल्यूट पार्टिकल उनको फ्रीज होने से रोक रहा है। देखा है ना, वो बर्फ को आसानी से खा सकते हो, ये वाली को, आइस वाली को नहीं खा सकते। तो मेरी बात को समझने की कोशिश करना, इसका अगर फ्रीजिंग पॉइंट TF नोट है, अरे इसका अगर TF नोट है, TF नोट इसलिए बच्चों ये क्या है बोलो? दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, बहुत अच्छे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट अगर TF है, बातें नहीं बिल्कुल भी, इसका फ्रीजिंग पॉइंट अगर TF है, दैट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। मेरा आपसे सवाल ये है कि ये 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो रहा है, तो वो कितने पे हो रहा है? -5 पे, -6 पे? ये समझ ही नहीं आ रहा सर। ज्यादा बड़ा कौन है, ये या वो? ये मैग्नीट्यूड वाइज ये बड़ा है, वो छोटा है। फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया, ज्यादा हो गया, डिप्रेस कर गया, कम हो गया। जैसे बॉइलिंग पॉइंट 100 से 104 हो गया था, ये 0 से माइनस में चला गया, मतलब कि यहाँ पर क्या हुआ? फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया। लक्ष्य, फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया? कम। इसका मतलब कौन ज्यादा है बताओ जरा? हम बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज लेसर देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। इसका मतलब ये है बच्चों कि TF ज्यादा नहीं है, TF नॉट TF से ज्यादा है। इस बार कौन ज्यादा है बोलो? उल्टा है भाई, तुम ध्यान से समझ रहे हो कि नहीं? उधर कौन ज्यादा था? TB नॉट से ज्यादा था। देखो उसका बॉइलिंग पॉइंट इसके बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा था, लेकिन इस बार सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट इसके फ्रीजिंग पॉइंट से बोलो क्या है? कम है। तो हम बोलेंगे ज्यादा कौन है इस बार? TF नॉट ज्यादा है। तो कितने का डिप्रेशन आया ये कैसे निकलेगा? कितने का डिप्रेशन आया फ्रीजिंग पॉइंट में, तो बोलेंगे सर TF नॉट माइनस में बोलो क्या? TF बड़े वाला माइनस क्या बोलो? अरे यार ये 0 पे फ्रीज हुआ है, माइनस करूंगा, वो कितने पे हुआ है? -5 पे। आंसर बोलो कितना आ जाएगा? इतने का डिप्रेशन आया, 5 डिग्री सेल्सियस का डिप्रेशन आ गया फ्रीजिंग पॉइंट में, इतना गिर गया फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पानी फ्रीज हो रहा था जितने पे, उससे भी और पीछे जाके फ्रीज हो रहा, और कम पे फ्रीज हो रहा, डिप्रेस कर गया। गीतांजलि नहीं आ रही बात समझ में? अब सुनो भाई, यही बिल्कुल सिनेरियो तो चला था, यही सिनेरियो तो चला। फिर ये कहता है कि फ्रीजिंग पॉइंट का जो डिप्रेशन आने वाला है वो फिर डायरेक्टली निर्भर करता है किसके ऊपर बोलो? आपसे मेरा एक सवाल है, अगर मैं 3 मोल पर केजी सॉल्यूट डालूं, 3 मोल पर केजी सॉल्यूट डालूं नितिन, और एक केस में 5 मोल पर केजी सॉल्यूट डालूं, किस केस में फ्रीजिंग पॉइंट और ज्यादा डिप्रेस कर जाएगा? 5 मोल पर केजी में, क्योंकि जितना ज्यादा सॉल्यूट डालूंगा वो उतनी रुकावट पैदा करेगा पास आने के लिए, तो मुझे और कम टेम्परेचर करना पड़ेगा उसको फ्रीज करने के लिए।
तो ज्यादा डिप्रेशन किस केस में आएगा? जब आपकी मोलैलिटी बोलो क्या होगी? ज्यादा। तो जब आपकी मोलैलिटी सॉल्यूट की ज्यादा है तब आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी बोलो क्या है? ज्यादा है। प्रिंस इधर समझ में आ गई मेरी बातें? नहीं आ रही? नहीं आ रही ना? पक्का? हायर द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूट, हायर विल बी द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इफ यू टेक 2 मोल पर केजी सॉल्यूट, कुछ डिप्रेशन आया 5 डिग्री सेल्सियस का, बट इफ यू टेक 5 मोल पर केजी सॉल्यूट तो डिप्रेशन -10-15 तक भी जा सकता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? जितना ज्यादा सॉल्यूट उतना ज्यादा पीछे जाके फ्रीज होएगा, उतना ज्यादा और नेगेटिव में फ्रीज होएगा। तो इसका मतलब बच्चों दूसरी चीज ये सॉल्वेंट पर भी निर्भर करता है, जिसके लिए बोलो क्या आता है? केएफ आता है। क्या आता है बोलो? इसको बोलते हैं बच्चों क्रियोस्कोपिक कांस्टेंट। और शायद अब कुछ बच्चे समझ जाएंगे क्रियोस्कोपिक कांस्टेंट क्या बताता होगा। फिर वही बात है, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। और ये क्या बताता है? फिर केएफ की वैल्यू को अगर तुम लोग ध्यान से समझते हो तो केएफ है डेल्टा टीएफ बाय में एम। अगर तुमने मोलैलिटी ली 1 मोल पर केजी तो केएफ की वैल्यू किसके बराबर होगी? मतलब केएफ कुछ और नहीं होता, ये होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बराबर ही। बट ये किस चीज का डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है? जब कितनी कंसंट्रेशन ली गई हो? 1 मोल। तो हर एक सॉल्वेंट का आप लोगों को केएफ भी बताया गया है। बच्चों बोर्ड पे देखते चलें, टाइम की तरफ ना देखें। हर एक सॉल्वेंट का आप लोगों को बोलो क्या बताया गया? बोलो केएफ। जैसे कि वाटर का केएफ आप लोगों को देखो कितना बताया गया? वाटर का केएफ बताया गया 1.86। इथेनॉल का कितना बताया गया है? 1.99। और ऐसे ही बेंजीन का कितना बताया गया है? 5.12 केल्विन केजी पर मोल। बस समझ लीजिए केएफ आपको फ्रीजिंग पॉइंट के डिप्रेशन का अंदाजा देता है, केबी आपको बॉइलिंग पॉइंट के एलिवेशन का आइडिया देता है। दोबारा सुनो मैंने क्या बोला? केबी आपको, केबी बी लिखा हुआ है, तो केबी आपको देता है बॉइलिंग पॉइंट में कितना एलिवेशन आएगा, और केएफ आपको देता है फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन कितना आएगा। लेकिन दोनों एक ही बात बोलना चाह रहे हैं। इन सॉल्वेंट्स में जब 1 मोल पर केजी लोगे, कितना लोगे बोलो? 1 मोल पर केजी, तो कितना डिप्रेशन आएगा फ्रीजिंग पॉइंट में हम आपको बता रहे हैं। तो इसने बता दिया कि पानी में अगर तुम 1 मोल सॉल्यूट डालोगे ना पर केजी पे, 1 मोल सॉल्यूट, तो इतने का फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो जाएगा। मतलब कि 1.86 पीछे जाके फ्रीज होएगा वो। क्लियर हुआ? मतलब कोई तुमसे सीधा क्वेश्चन पूछे ना, पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? बच्चे बोलो 0 डिग्री सेल्सियस। कोई बोले उसमें मैंने 1 मोल पर केजी सॉल्यूट डाल दिया, बताओ कितने फ्रीज होगा? सीधा बोल दो -1.86 पे होगा, क्योंकि और वो माइनस मतलब पीछे चला गया होगा। क्योंकि 1 मोल पर केजी डालने पर कितने का डिप्रेशन आता है वो बता रहा है 1.86 का। इथेनॉल में कितना आता है बोलो? बेंजीन में कितना आता है बोलो? तो मुझे आप लोगों से एक जवाब चाहिए। ये केबी और केएफ पहली बात तो किसकी प्रॉपर्टी है? पहले तो बताओ, सॉल्वेंट की या सॉल्यूट की? सॉल्वेंट की। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोली, सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी। दोनों ही आपको सॉल्वेंट के बारे में कुछ बताना चाहती है। बोलो केबीज की वैल्यूज आपको क्या बताना चाहती है? केबीज की वैल्यूज आपको बताना चाहती है कि जब जब इन सॉल्वेंट्स के अंदर 1 मोल पर केजी सॉल्वेंट डालोगे तो कितने का बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो जाएगा। केएफ की वैल्यूज क्या बताना चाह रही है? जब जब इन्हीं सॉल्वेंट्स में आप 1 मोल पर केजी सॉल्वेंट डालोगे तो कितने का फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो जाएगा। तो दोनों ही आप लोगों को बताना चाह रही है कि 1 मोल पर केजी सॉल्यूट की कंसंट्रेशन लेने पर कितने का फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस होता है और कितने का बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट होता है। इनकी वैल्यूज के बारे में बता रहा है। लेकिन अगर आप 1 मोल पर केजी ना लेके आप बोले सर मैं तो 3 मोल पर केजी लूं, तो क्या दिक्कत है? आपने 1 मोल पर केजी के लिए उसने बता दिया कितना डिप्रेशन होने वाला है। 3 मोल पर केजी कितना होगा? 3 टाइम्स ऑफ केएफ। आया क्लैरिटी? नहीं आया? रिवाइज हुआ केएफ की भी। और इसका अगर मैं ये तो बात तब है जब मोलैलिटी डायरेक्ट दिया हो। अगर मोलैलिटी डायरेक्ट ना देके वो कैसे देगा? मैं तो इतना ग्राम सॉल्यूट इतने ग्राम सॉल्वेंट के अंदर डाल रहा हूं, डायरेक्ट नहीं बता रहा मोलैलिटी, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या बोलूंगा? बोलो मोलैलिटी का फॉर्मूला, कितना सॉल्यूट डाल रहा हूं उसका मोलर मास सॉल्यूट का तो भाई सिंपल सी एक बात बताने की कोशिश करी गई है आप लोगों को। 2 बातें सुन लीजिए ध्यान से। सुधांशु, जब तू सॉल्वेंट में सॉल्यूट डालेगा फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? पहले जवाब दो। सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बढ़ जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। 100 पे बॉइल होना चाहिए तो 4 पे बॉइल होगी। उसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट डालोगे फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? घट जाएगा। जो 0 पे फ्रीज हो रहा था वो बहुत पीछे जाकर फ्रीज होगा। तो दोनों में कुछ ना कुछ तो होना है, एक में एलिवेशन आना है, एक में डिप्रेशन आना है। बात समझ में आ रही है? तो जो एलिवेशन आएगा वो कितना आएगा? तो कहते हैं एक तो सॉल्वेंट के केबी पे निर्भर करेगा। बोलो केबी क्या बताएगा? केबी बताएगा आपको कि 1 मोल पर केजी लेने पे कितना एलिवेशन है। तो आप जितने मोल पर केजी ले रहे हैं उसके हिसाब से आंसर आ जाएगा। एम यहाँ पर क्या मोलैलिटी डायरेक्ट देगा, डायरेक्ट कर देंगे। डायरेक्ट नहीं देगा तो क्या करेंगे? मास अपॉन मोलर मास इनटू 1/m मास ऑफ सॉल्वेंट। फिर वो मासेस के बारे में जानकारी देगा, इतने ग्राम सॉल्वेंट, इतने ग्राम सॉल्वेंट डाला, सॉल्वेंट का मोलर मास इतना है, तो कैलकुलेट कर लेंगे मोलैलिटी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन कितना आएगा, कैसे कैलकुलेट होगा?
एक तो केएफ से, केएफ होएगा आपका सॉल्वेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दे देगा कि इसका 1 मोल पर केजी लेने पे इतना डिप्रेस होता है, तो जो अभी मोलैरिटी है उसके हिसाब से देख लो कितना होने वाला है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? फटाफट से बताओ। एक मैं छोटी सी चीज पूछ रहा हूँ, उसके बाद मैं खत्म कर रहा हूँ इस चीज को, बस खत्म ही कर रहा हूँ। मुझे बस वर्बली एक बताना आप लोग, मतलब कि वैसे बताना कि वैल्यूज कहाँ पुट होने वाली सारी की सारी, ठीक है। यहाँ पर मैं बोलता हूँ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज, ऑल यू नो दैट 100 डिग्री सेल्सियस। द बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब क्या बोलता है, इफ 80 ग्राम ऑफ NaOH is dissolved in 500 gram of water, what will be the boiling point of solution? Kb। बातें करने की जरूरत नहीं है भाई, मुझे भी जल्दी जाने की, लेकिन चीज खत्म करनी बहुत जरूरी है। 5-6 मिनट ऊपर हो जाए पेपर के टाइम में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप सुन लो, कह रहे हैं कि प्योर पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। मतलब मुझे बताओ प्योर पानी का मतलब, बहुत अच्छे, प्योर पानी का 100 है, प्योर पानी का 100 है। अब क्या बोल रहे हैं बताओ, अगर मैंने उसमें 80 ग्राम NaOH डाल दिया है, और यहां पर एक और चीज वो जरूर देगा, मोलर मास ऑफ NaOH। सभी सुन लो, NaOH का वैसे मोलर मास तुम्हें पता भी होना चाहिए, 23 इसका होएगा, 16 इसका, 1 इसका, 40 होएगा। मेरी पूरी बात समझिए, ऐसे क्वेश्चन आएगा पूरा पूरा, आपको कुछ नहीं करना, वो मोलर मास सब कुछ देगा। कह रहा है कि मैंने उस पानी में ना 80 ग्राम NaOH मिला दिया मैंने 500 ग्राम पानी के अंदर, तो ऑब्वियस सी बात है अगर तुम पानी के अंदर कुछ मिला दोगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट। तो कह रहा है बताओ कितना हो जाएगा, तो मैंने कहा बाद वाला बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, यानी टीबी निकालना है। क्या निकालना है बोलो? टीबी निकालना है, टीबी नॉट दिया हुआ है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? सिंपल क्वेश्चन है। मैं बोलूंगा डेल्टा टीबी किसके बराबर होगा? केबी एम के। मोडालिटी डायरेक्ट नहीं दी गई है, सॉल्वेंट वगैरह की इंफॉर्मेशन दी गई है, तो मैं क्या बोलूंगा बोलो? यहां पर आएगा मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे बोलो क्या आएगा? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। यहां पर बोलो क्या आएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट। बस 1 मिनट लगेगा। अब आप लोग सोच के देखिए आपको क्या क्या पता है। हाँ भाई अर्चित, इसके हिसाब से तुम्हें क्या क्या पता है, तो तुम लोग ये कहोगे डेल्टा टीबी को भी चाहो तो बोलो क्या लिख सकते हो? टीबी माइनस, अब आप लोग मुझे बताइए, मास अपॉन मोलर मास इनटू में 1 में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मुझे तुम ये देखो बस कि वैल्यूज कौन कौन सी पता है, बस उसमें खत्म करने की क्लास को। तो तुम मुझे बताओ केबी पता है, सॉल्यूट कितना डाला? 80 ग्राम, मोलर मास कितना है? 40, ये कितना है बोलो? 500 ग्राम, लेकिन केजी में रखना है तो 0.5। तो सारी वैल्यूज कैसे आएंगी बोलो? केबी कितना सब बचे? 0.52, मास 80 डिवाइड बाय में मास ऑफ सॉल्वेंट 0.5, केजी में कर दिया उसको मैंने। और टीबी माइनस टीबी नॉट, वैसे टीबी नॉट मुझे पता है 100 है। हो गया? ये जो भी कैलकुलेशन आएगा, लेट इट बी दिस कैलकुलेशन एज अ 4। अरे कुछ भी आया यार, 4 आया, तो टीबी माइनस 100 और बोलो टीबी कितना आ जाएगा? कुछ क्लैरिटी आई? केबीज केएफ्स आप लोगों को कुछ बता देते हैं, वो कांस्टेंट वैल्यू बता देते हैं कि 1 मोल पर केजी लेने में कितना होएगा। अब जितना क्वेश्चन में है, जितना क्वेश्चन में कैसे कि क्वेश्चन में उसने मास वगैरह अपने अकॉर्डिंग लिए, तो जितना क्वेश्चन में है उसके अकॉर्डिंग कितना एलिवेशन आया होगा, उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, वो हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ क्लियर हुआ भाई? सुन लो, 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कराई है, बिना पढ़े मत आना नेक्स्ट क्लास में। अभी आप लोगों को काम ये रहेगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से पढ़ के आना, कि जैसे ही सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट आता है वेपर प्रेशर सब बच्चे बोलो क्या हो जाता है? कम। कितना कम हो जाता है? फॉर्मूला यूज कर लेना, P1 नॉट माइनस P1 वाला। जैसे ही सॉल्यूट आता है सॉल्वेंट में, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? यूज कर लेना फॉर्मूला। जैसे ही सॉल्वेंट में सॉल्यूट आता है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? घट जाता है। कितना घट जाता है? यूज कर लेना फॉर्मूला। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस के साथ काम करेंगे, अभी आप जा सकते हैं। नहीं आया